हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः हम मुग़ल कालीन मनसबदारी प्रथा विषय को लेकर यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हैं। और जैसा कि हमने पीछे प्रशासकीय पक्ष देखा था और अकबर के समय हमने मनसबदारी प्रथा के बारे में सूक्ष्म विवेचन किया था। ये प्रथा क्या थी, कब चलाई गई, कहाँ से लिया गया, इस सारी की विशद विवेचना करने के लिए आज हम एक इस छोटे से एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और बात हम करते हैं मनसब का अर्थ क्या होता है। तो मनसब जो है उसका अर्थ होता है पदक्रम। पदक्रम का मतलब ये हुआ कि मुग़ल कोर्ट जो होता था उसमें अधिकारी जो होते थे ऑर्डर क्या था। जैसे कि मान लो ग्रेड 3, 2, 1 इस तरीके से हमारा जो टीचिंग प्रोफाइल में होता है, टीचर्स का पदक्रम होता है, ठीक इसी प्रकार से मनसबदारी प्रथा जो है वो मुग़ल काल में 1575 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा लागू की गई थी। मनसब प्रथा सबसे पहले मंगोलों के द्वारा लागू की गई थी और मंगोल जो थे वो इस प्रथा को अपने दरबार के जो अधिकारी थे, सैनिक, उसके उनकी योग्यता और उनके पदक्रम के निर्धारण के लिए इसको रखते थे। तो ये मनसबदारी प्रथा का जो है शाब्दिक अर्थ होता है, ली गई मंगोलों से 1575 में मुग़ल काल में अकबर के द्वारा लागू की गई थी। और इसको बाद में जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब आदि ने जो है इसको आगे बढ़ाया। तो ये जो चीज़ है ये आपको जो है आप हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। हाँ, तो अकबर के काल में मनसबदारी प्रथा की डिटेल्स हम देखते हैं। 1575 में जब उसने मुग़ल कोर्ट में से लागू किया तो अकबर ने इसे सैन्य और असैन्य दोनों क्षेत्रों में लागू किया था। और जिसका जितना बड़ा मनसब होता था वह उतने ही सम्मानित दर्जे का मनसबदार होता था। यूँ कहो कि मुग़ल काल के सैनिक और असैनिक अधिकारियों को मुग़ल दरबार में जो वजूद दिया जाता था, जो उनका हायरार्की सिस्टम था, जो उनका पदक्रम था, उसका निर्धारण है वो मनसब के द्वारा किया जाता था और मनसब को धारण करने वाला व्यक्ति मनसबदार होता था। अकबर के समय 10 से लेकर 10,000 का मनसब था और इसमें किसी भी व्यक्ति को कुछ शासकीय और सैनिक दायित्व है। जो सैनिक थे उनको सबको सैन्य मनसबदार और जो असैनिक थे उनको प्रशासकीय जो कार्य हैं या अन्य सांस्कृतिक पक्ष से जो लोग थे, स्पेशली कवि हैं, संगीतकार हैं, उनको असैन्य मनसबदार की श्रेणी में रखा जाता था। तो उनको किसी तरह की मिलिट्री लाइबिलिटीज़ नहीं लेनी होती थी। लेकिन जो सैन्य मनसबदार थे उनको विभिन्न कार्यों के साथ साथ सैनिकों का एक ट्रूप होता था, टुकड़ी होती थी, उस टुकड़ी को जो है ट्रेंड करने की जिम्मेदारी भी दी जाती थी। तो यही फ़र्क था सैन्य और असैन्य मनसबदार दोनों के बीच में। और देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी जिसमें हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति पाति का क्यों ना हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, किसी धर्म का क्यों ना हो, उन सब को इसमें आने की छूट थी और व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर बादशाह की कृपा से अपना पदक्रम बढ़ा भी सकता था। यानी आपकी भर्ती 10 मनसबदार के रूप में हुई है तो आप 10,000 तक भी पहुंच सकते थे। हालांकि व्यवहारिक तौर पर अकबर के समय 7,000 का उच्चतम मनसब दिया गया था, जो राजा मान सिंह को दिया गया था, जो आमेर के थे, और साथ ही मिर्ज़ा अजीज़ कोका को दिया गया था। तो 2 मनसबदार ऐसे थे जिनका जो मनसब है वो 7,000 था। बाकी मोस्टली 5,000 तक जो है इसको फ्रीज किया हुआ था। इसमें भी अमीर आजम और ऐसे जो 3 कैटेगरियाँ बांटी गई थी, मनसबदार, अमीर और फिर अमीर उम्दा। तो उसका तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड जो हमारा जो होता है बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है, उसमें होगा। जनरली हमें ये जानना है कि अकबर के समय 5,000 का मनसबदार जो है वो उच्चतम होता था, 7,000 है वो मैक्सिमम दिया जाता था, 10 सबसे छोटा होता था। इतना ही अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मनसब, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो आपको कोई मेडिकल का काम दिया है, किसी को पुलिस का काम दिया है, किसी को सेना का काम दिया है, किसी को पढ़ाने का काम दिया है, तो सब लोगों के काम अलग हैं।
और उनका ओहदा उसी हिसाब से बादशाह के कन्विंसिंग के आधार पर दिया जाएगा। मीर बख्शी जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को बादशाह के सामने लेके जाता था, बादशाह को वह एडवाइस करता था कि इतने मनसब का अधिकारी है, उतना बादशाह उसको देता था। उसी हिसाब से उस व्यक्ति का जो है वो वेतन निर्धारित होता था, उसके यातायात के साधन निर्धारित होते थे और उसकी श्रेणी निर्धारित होती थी। साथ ही उसके सैनिक जो होते थे उनकी सैलरी डिफाइन करके फिर उस मनसबदार का और उसके सैनिकों का टोटल जो वेतन होता था उसको कैलकुलेट करके और फिर वो उसे दिया जाता था। और ये सारा का सारा कैश नहीं दिया जाता था बल्कि भूमि के रूप में दिया जाता था, भूमि अनुदान दिया जाता था। इसलिए प्रत्येक मनसबदार को जो भूमि अनुदान दिए जाती थी उस भूमि को जागीर कहा गया। इसलिए हर मनसबदार जागीरदार था, क्योंकि उसे वेतन के बदले जागीर दी गई उसे, और जागीर धारण करने के कारण उसे जागीरदार कहा गया था। तो मनसबदार की भर्ती मीर बख्शी की संस्तुति पर बादशाह करता था। उनका पदक्रम का उन्नयन और अवनयन जो है वो बादशाह पर डिफाइन था, लेकिन मनसबदार अपने सैनिक भर्ती करने के लिए इंडिपेंडेंट था, यानी वह अपने सैनिक स्वयं भर्ती कर सकता था, उसको बादशाह का इंटरफेरेंस नहीं होता था। इसी तरीके से तो ये है मनसबदारी की कुछ खास विशेषताएं। मुग़ल दरबार में सैन्य व असैन्य पद प्राप्त करने का एक बेहतरीन जरिया, जिसमें मनसबदार का ओहदा या पदक्रम डिफ़ाइन होता था कि वो कितने ऊंचे मनसब का है। ऊंचे मनसब का व्यक्ति ज़्यादा सम्मानित था, ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा सैनिक थे, ज़्यादा लाइबिलिटीज़ थी, और नीचे वाला जो है वो नीचा था पदक्रम में और उसके सैन्य लाइबिलिटी भी कम थी। और इस तरीके से, और इसके बाद में अकबर ने 1593 के आसपास अपनी मनसबदारी प्रथा जो थी उसमें जात और स्वार नामक विभाजन किया। मनसबदारी जो पद था मनसब को दो भागों में बांट दिया, जात और स्वार। जात के अंदर ये इसलिए किया गया क्योंकि मनसबदार को जो वेतन दिया जाता था वह स्वयं का और उसके सैनिकों का एक साथ दिया जाता था ताकि वह सबको दे दे, लेकिन मनसबदार इसमें फरेब करने लग गया, धोखा करने लग गया और सैनिकों को उचित वेतन नहीं मिला। इसलिए इस असंतोष को रोकने के लिए अकबर ने मनसब के रूप में मनसब को तोड़ा जात और स्वार में। जात में मनसबदार का व्यक्तिगत वेतन, उसका पदक्रम और श्रेणी डिफाइन होती थी, और स्वार में उसके घुड़सवारों की संख्या डिफाइन होती थी। इसी के आधार पर उसको वेतन कैलकुलेट करके दिया जाता था और अलग अलग लाइबिलिटीज़ दी गई थी। अगर हम बात करते हैं जहांगीर के काल में मनसबदारी प्रथा में क्या हुआ, तो स्वार पद जो होता था उसमें अगर स्वार पदों का कुछ भाग दुगुना और तिगुना कर दिया जाता था तो उसे दू अस्पा और सिंह अस्पा बोलते थे। तो मनसबदारी प्रथा में दू अस्पा और सिंह अस्पा पद्धति जहांगीर ने लागू की थी। और उसके बाद में शाहजहाँ के समय मनसबदारी में एक चेंज आया कि मनसबदार को सालाना वेतन एक साथ नहीं देकर 2, 4, 6, 8 महीने से मंथ स्केल के रूप में दिया जाने लगा। साथ ही मनसबदार की अगर नियुक्ति स्थान और उसकी जागीर एक ही स्थान पर है तो उसे अपनी जात पद का 1/3 सवार रखना पड़ता था, जिसे रूल ऑफ 1/3 कहा गया। और अगर मनसबदार की नियुक्ति और उसकी जागीर अलग अलग स्थान पर है तो उसे 1/4 जो है वो अपनी जात पद का सवार के रूप में रखना होता था। यानी अगर 100 जात है तो आपको 33 घोड़े रखने पड़ेंगे अगर आप एक ही स्थान पर आपकी जागीर और वो है तो इसे 1/3 कहेंगे। और अगर अलग अलग स्थान पर आपकी नियुक्ति और जागीर है तो 1/4 यानी 25% रखना पड़ेगा। ये तो रूल ऑफ 1/3 एंड 1/4 और मंथ स्केल शाहजहाँ ने लागू की। दू अस्पा और सिंह अस्पा जो है वो किसने लागू की? वो जहांगीर ने लागू की थी। और उसके बाद में आपके अगला आता है इसमें औरंगजेब के काल में मनसबदारी। औरंगजेब के काल में मनसबदारी जो है उसमें एक मशरूत व्यवस्था आई जिसे हम कंडीशनल एडवांसमेंट बोलते हैं। और इसका तात्पर्य ये होता है कि जब किसी अवसर विशेष पर मनसबदार को किसी अभियान के लिए भेजा जाता था तो अचानक से उसके सवार पद में बढ़ोतरी कर दी जाती थी और अभियान विशेष के साथ ही उसकी बढ़ोतरी को वापस ले लिया जाता था। तो इसे मशरूत या कंडीशनल सिस्टम कहा गया। इस तरीके से देखा जाए तो मनसबदारी प्रथा मुग़ल काल की आधार या जान थी। जहांगीर ने सबसे पहले मराठों और शेखजादा हिंदुओं को मनसबदारों के रूप में नियुक्त किया था। और अकबर के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या महज 8% थी, जो औरंगजेब के समय 33% तक पहुंच गई थी।
तो देखा जाए तो मनसबदारों की जो टोटल नंबर है वो किसके समय ज़्यादा हुई, वो औरंगज़ेब के समय ज़्यादा हुई। देखने में आपको बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन ये एक प्रशासकीय जो है समस्या है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।